नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद कुमार सिंह आज अपनी किसान पाठशाला के द्वितीय दिवस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज द्वितीय दिवस में हम आपको एक तो फार्मर रजिस्ट्री के बारे में पहले परिचित कराएंगे। कल भी कुछ लोग आए थे, फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी क्योंकि आपकी संख्या कल ज़्यादा नहीं थी। आज संख्या ठीक ठाक है और कुछ लोगों की फार्मर रजिस्ट्री हो भी गई है। तो फार्मर रजिस्ट्री क्या है पहले वो समझ लें। और आज हम दूसरे दिन आपको क्या पढ़ाएंगे, एफपीओ के बारे में जानकारी देंगे, विभाग की तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देंगे ताकि आप विभाग से जुड़ के अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो फार्मर रजिस्ट्री क्या है? सर, प्रधानमंत्री सम्मान निधि पाने वाले इसमें कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, मैक्सिमम लोग सम्मान निधि पा रहे हैं। तो अब देखिए, अभी शांत रहिए। फार्मर रजिस्ट्री में केवाईसी, जैसे केवाईसी अभी तक करवाना अनिवार्य था, केवाईसी सरकार क्यों कराती है? वो जानना चाहती है कि आप मृतक हैं या जिंदा हैं। हर 3 साल पे केवाईसी करवाती है सरकार। वैसे ही फार्मर रजिस्ट्री एक प्रकार का इसी का तंत्र है जिसमें आपके जमीन की एक आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, वैसे जमीन की एक आईडी वो बनेगी। उस आईडी से क्या फायदा होगा? आपकी खतौनी का पैसा लगातार आता रहेगा। ठीक है, वो बाधित नहीं होगी। दूसरा, कोई बैनामा करना है या जो भी आपकी संपत्ति है उस पर सारी चीजें दर्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो एक आई कार्ड के तौर पे, जमीन के आई कार्ड के तौर पे वो उपयोग करेंगे। कहीं जमीन लिखना है तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, खरीदना है तब आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता आप लोगों के बीच में है। वो आवश्यकता यह है कि पहली बात तो सम्मान निधि आपकी बाधित होने वाली है, तो उसको रोकने के लिए आप फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। उसमें हम आपके जो फेस का केवाईसी करेंगे, दूसरे में लैंड सीडिंग, मतलब जो आपकी जमीन का आंकड़ा है वो लेखपाल साहब सत्यापित करके आगे बढ़ा देंगे। तो जितने लोग आए हैं उनकी हम फार्मर रजिस्ट्री अभी करेंगे। ठीक है, इसी क्लास के बाद में। द्वितीय दिवस की पाठशाला है तो आज हम आपको सबसे पहले एक चीज समझाते हैं, एफपीओ। एफपीओ कितने लोग जानते हैं? फार्मर उत्पादक समूह, जैसे किसानों का समूह। ये बताइए कि तमाम कंपनियां हैं, जूते की कंपनी है, रिलैक्सो है और रिलायंस है, जियो है, तमाम कंपनियां हैं। किसानों की भी कोई कंपनी है? तो उसके लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि दुनिया तो सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, किसान हमारे छूटे हैं इस व्यापार। तो जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जैसे एक मान लीजिए एफपीओ का जो मुख्य रूप है वो बिचौलियों से बचाना है। जो अड़तिया होते हैं बीच में, आपके दाम को, जैसे प्रोडक्ट का जो दाम होगा उसका औना पौना दे के आपसे खरीद लेते हैं, उनसे बचाना हुआ। एक सही रेट आपको उपलब्ध कराना हुआ, जैसे आपका गेहूं का जो एमएसपी है उस पर बिक्री होना हो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अड़तिया को बेच देते हैं, कम रेट में बेच देते हैं, यही करते हैं ना। इन सब से एफपीओ हमारी मदद करता है। और एफपीओ बनाएंगे कैसे हम? एफपीओ हम बनाएंगे अपने गांव के छोटे छोटे किसानों के समूह से, जिसमें 10 मेंबर जरूरी हैं। वो 10 मेंबर में 10 का जो है योग्यता 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो वो लोग कंपनी बनाएंगे। कंपनी में जैसे मान लीजिए अब आपको आपके यहाँ मक्का की खेती करनी है और आपकी कंपनी में 500 लोग हैं, तो हमारे यहाँ आप मक्का की डिमांड मुख्य विकास अधिकारी महोदय से करेंगे कि महोदय हमें जो है कृषि विभाग से मक्का की योजना हमें दी जाए और हम इतने क्षेत्रफल पे इसका आच्छादन करेंगे या इसकी बुआई करेंगे, तो बीज आपको निःशुल्क मिलेगा। तो अगर आपको बीज निःशुल्क मिल जाए तो आपकी खेती में 4 चांद लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? है ना। बीज मिल जाए, आपको खाद मिल जाए, तो एफपीओ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक कंपनी बना के आप अपने दाने को प्रोसेस करके उसका बिस्किट बना के बेच सकते हो, मक्के का, या मक्के का आटा बेच सकते हो। ऐसे ही किसी एक प्रोडक्ट को आप चयन करके और बड़े ब्रांड स्तर पे इसकी कंपनी बना सकते हैं। पुश कर दीजिए। तो इस तरीके से बंद कर दीजिए। इस तरीके पराली प्रबंधन में कितने लोग हैं जो अपनी मिट्टी में जो है माचिस लगा देते हैं, खरपतवार जो रहता है? तो यहाँ कोई नहीं लगा रहा। कोई नहीं लगा रहा है, बहुत अच्छा। तो एक चीज आप बताओ, सबसे पहले हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर आप बताइए। जैसे हम माता किस किस चीज को कहते हैं? माता धरती में कहते हैं। और हमारे
पिताजी हैं माताजी, हाँ हाँ उनको कहते हैं। हाँ, अपने जैसे और गौ को माता कहते हैं, है ना। कहते हैं। तो अगर हम अपनी माँ को, धरती माँ को माँ कहते हैं, तो और माँ का आंचल क्या है? माता आंचल, हाँ हाँ माता के नीचे नाम नहीं, माँ का आंचल तो यही पृथ्वी के चीजें हैं ना, जो जो पृथ्वी पे है, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो उनकी आंचल है। तो जब उनके अवशेष को हम माचिस लगाते हैं, यानी उनकी दुपट्टे में हम मान लीजिए माचिस लगाते हैं, तो गलत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। इतना तो समझ में आ गया कि माँ के आंचल को हम माचिस ना लगाएं। दूसरा एक प्रश्न बताओ, अगर मिट्टी को लगातार 2 दिन भट्टी में भूंजे तो क्या बनेगा? वो मट्टी कोयला हो जाएगा, खंजर बन जाएगी, कंकड़ बन जाएगी, है ना। तो क्या हमें वहां बिल्डिंग बनानी है जो हम माचिस लगाते हैं? नहीं। अगर बिल्डिंग बनानी हो तब तो बनाओ शौक से। नहीं। तो माचिस आप कतई ना लगाएं। माचिस लगाने से आपके फसल के अवशेष के साथ साथ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो टोटल खराब हो जाती है, उसकी ह्यूमस खत्म हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाते हैं, मतलब वो मिट्टी आपकी एज ए पत्थर समझ लीजिए, उसमें कुछ बचता नहीं। उसकी जगह आप सुपर सीडर, मल्चर हुआ, सुपर सीडर हुआ इन सब यंत्रों का उपयोग करके, हैप्पी सीडर, उसको उसी खेत में मथ के और बुआई उपज पैदा करें, बढ़िया फायदा मिलता है उसका। बस उसका का प्रथम दिन है और हमारे प्रधान जी हैं, माननीय प्रधान जी, और आपके बीच में मैं लगातार आता रहता हूँ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि और कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं, जो यंत्रीकरण की योजनाएं हैं, उन सबको मैं लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो ये किसान पाठशाला हर साल आपके बीच में चलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है पहले ये समझ लें। यहाँ आप आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, लेके मतलब हम कोई कैश के तौर पे नहीं, लेकिन वो कैश से कम भी नहीं होगा। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि सम्मान निधि कितने लोग पा रहे हैं इसमें, हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, 2000 वाला जो है किस्त आपको मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? पात्र हैं आप ना, पात्र हैं मतलब आपके नाम खतौनी है। तो जब आप जानते हैं कि हमें सम्मान निधि तभी मिलेगी जब हम उसके पात्र होंगे, यानी जमीन होगी, तो वैसे ही कृषि विभाग की करीब 42 उप योजना, सब योजना मिला के 42 योजनाएं चल रही हैं। तो जब आप हमारी पाठशाला में आते हैं तो विश्वास रखिए बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। ये 2 दिवसीय पाठशाला है और इस 2 दिवसीय पाठशाला में हम आपको प्रथम दिन आज आपको रबी की फसलों पे चर्चा करेंगे, चूंकि समय चल रहा है दिसंबर और रबी का समय भी चल रहा है। रबी मतलब समझ रहे हैं? रबी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती, कोई एक बता दे, एक फसल बताओ। गेहूं। चलिए अब हम गेहूं पे ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, जब आप गेहूं की बुआई करते हो तो किस तरीके से करते हो? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, चलिए, हाँ, तो आपने बताया कि हम जुताई करते हैं और 2-3 जुताई के बाद खेत की तैयारी करते हैं, उसके बाद में खेत में नमी रहे तो नमी, नहीं फिर पाटा लगा, वो बिया छिटक के और खाद डाल के पाटा लगा। आप आधा बीज तो नीचे चला जाएगा, प्राइबिलिटी यही है ना। अगर आप बीज ऐसे फेंक रहे हो तो आधा तो नीचे, आधा ऊपर और कुछ बीच में। तो जो ऊपर बीज पड़ा है वो उसका क्या होगा? सूख जाएगा या चिड़िया चुग जाएगी। मान लीजिए वो जम भी गया तो उसकी कितनी क्षमता है जीने की? अरे हम 1% मान लेते हैं, जी भी सकता है वो, लेकिन जो थोड़ी सी नीचे जमीन में पड़ा है वो जम जाएगा। अब क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे हवा तेज चल गई, और स्वाभाविक बात है, मतलब ये आप रोक नहीं सकते, हर साल ऐसा होता आ रहा है। तो अगर एक गेहूं 2 गेहूं बगल में बीच में खड़ा है और एक गहरी उसमें पड़ा है, तो वो बगल वाले को गिरा देगा कि नहीं गिराएगा? अगर हम प्रॉपर हमारे पैर को इतना किसी उसमें गाड़ दिया जाए तो हम ज्यादा मजबूत इस खड़े रहेंगे, हमें ढकेलने पर बड़ा बहुत मुश्किल होगा कि हमें गिरा पाए कोई। अगर ये टिहुना हम अंदर है तो कमर से तो मोड़ नहीं सकता कोई हमें। तो वैसे ही बीज के साथ होता है। तो आप करते क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक दूरी जो होती है, जो ज्यादा नीचे चला गया वो जमेगा भी नहीं। तो आपका लगभग 25% बीज नाजायज चला जाता है। कितना? और खाद 40% नाजायज जाती है। तो अभी आपको हमने 25 और 50%, आप मोटा मोटा देखिएगा, आप हमारी पाठशाला से थोड़ा सा भी ज्ञान अगर अपनी खेती में लगा देंगे
तो विश्वास मानिए खेती अलग दिशा की होगी। ठीक है, अब आपने जो है खेती में क्या किया, और ये कम कैसे होगा? कम होगा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके। जैसे हम लोग जब सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करते हैं तो, या सुपर सीडर से गेहूं की बुआई करते हैं, तो 80 किलो प्रति हेक्टेयर, आपके यहाँ का 12.5 बीघा मान के चलिए, ठीक है, तो उस पे आप 1 किलो में कितना डाले? आप 7, आपके बीघे के हिसाब से 7.5 किलो है ना। तो 7.5 किलो जब आप बुआई करते हैं, और खाद कितना डालते हैं? 25 किलो, बताओ। और हमारे हिसाब से आप 8 किलो का बीघा डालिए और आपकी उस फसल से 15% प्रोडक्शन ज्यादा होना है। कितना? 15%। अगर आपका बीघे में 4 कुंटल होता है, मैं दावा करता हूं 5 कुंटल का बीघा निकलेगा, और सारी प्राकृतिक प्रकोपों से बचत करेगा। कैसे प्राकृतिक प्रकोप कौन कौन से हैं? जैसे बवंडर आता है, हवा तेज चलती है, तेज बारिश होती है, पत्थरा गिरते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में हम अपनी फसल में लागत कम कर लेंगे। लागत कम हुई कि नहीं हुई? मैन पावर कम हुआ नहीं हुआ? जो 4 आदमी 5 आदमी मिलकर, एक जने खाद, एक जने बिया और 2 जने हेंगप दौड़त हैं, ये सब कम हुआ नहीं कम हुआ? तो हमारे पास सुपर सीडर हैं, जो सुपर सीडर शायद प्रधान जी आपके यहाँ पड़ा हुआ है आपके पास नहीं है, लेकिन सुपर सीडर में खाद और बीज डाल दे दीजिए। खाद एक खाने में और एक खाने में बीज। पहले खाद गिरेगा, फिर बीज गिरेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 99% लोग केवल लाइन से बोते हैं। कभी आप ट्रेन से यात्रा करिए दिल्ली की तरफ, तो जैसे अलीगढ़ आप क्रॉस करोगे, अगर उनका 1 बिस्सा जमीन है, क्यों करते हैं? उनको किसी कुत्ते ने तो काट नहीं रखा है कि तुम लाइन से बो, उनको उसमें फायदा नजर आया तब वो कर रहे हैं। और उसी चीज को हम आपके बीच में, मैंने किस लिए कहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। हम अभी एक फसल पे बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरी फसल पे नहीं गए हैं। एक फसल पे हम आपको लागत में आधा करके दे देंगे। लागत आपकी आधा हो जाएगी, प्रोडक्शन आपका 15 से 20% प्लस होगा, और प्राकृतिक प्रकोपों से, यानी भगवान के प्रकोप से भी बचाव होगा। अरे हम नहीं बचा सकते, लेकिन जो नियम कहते हैं, अगर पूरब और पश्चिम की लाइन आप बनाते हैं लाइन स्विंग में, तो हवाएं पूरब और पश्चिम ज्यादा चलती हैं। 90% पूरब और पश्चिम चलती हैं, और 90% हवाओं से अगर हम लिया तो मान लीजिए हमने फसल अपनी बचा ली। कीड़े मकोड़े। अब रही बात सिंचाई की, सिंचाई भी आपकी कम लगेगी, है ना। और दूसरा एक और है, लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहेगी, तो उसमें हवा जा सकती है, और कुछ काम आप कर सकते हैं। जैसे बताएं आपको, जो जमीन आपकी पड़ी है वो परती पड़ी है। परती आप समझ रहे हैं? जैसे आप लोग पहले परती छोड़ते रहे हो, अब कोई नहीं परती छोड़ता है। परती छोड़ने का मतलब जमीन को कुछ समय के लिए और वो हम अब जमीन को आराम नहीं दे रहे हैं। जमीन के ऊपर हम जितने प्रैक्टिकल केमिकल हैं वो सारे अप्लाई कर रहे हैं, कि किसी भी बढ़ा रहे हैं, यूरिया बढ़ा रहे हैं। आप अगर 50 साल पहले की परिकल्पना करिए तो हमारे यहाँ खाद यूरिया डीएपी कहाँ थी? नहीं डाला जाता था। जबरदस्ती किसी खाद खेत में डाल दो तो उसी बेरे हेरत रहा पकड़ के मारे तई, काहे डाले हमारे खेत में, यही होता था ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं, पर ये जबरदस्ती आप लोगों को दिया गया था। लेकिन अब आप लोगों ने इसको इतना डाल दिया कि आप विश्वास मानिए, जैसे हमारी उम्र है 36 साल और प्रधान जी की उम्र होगी अप्रॉक्स 45-40 के करीब हो या 50 के करीब हो, तो साथ में रोग भी ढो रहे हैं। हमारी उम्र ही नहीं माने रख रही है। ये देखना है कि हम जी कितना। पैरासीटामॉल जब बच्चा 1 साल का होता है तब से देना शुरू कर देते हैं। पहले पैरासीटामॉल का नाम नहीं था। आज इतनी हाई एनर्जिक दवाएं आ गई। 500 mg पैरासीटामॉल तो 5 mg से स्टार्ट हुआ था, और आज 550 mg, 750, 1000 mg। तो अब बताओ ये क्यों हो रहा है? ये हमारे आपके केमिकल वाले फर्टिलाइजरों के उपयोग से हो रहा है। तो आपको करना, जिस मिशन के लिए हम आए हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है कि आपको प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी हो, और उनके जो इम्प्लीमेंट है वो आप तक पहुंचे, और जो उनकी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे। इसलिए हम लोग गांव-गांव पाठशाला चला रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया हमने आपको गेहूं बताया। पहली बात तो वैरायटी का चयन अच्छा करें आप लोग। अब वैरायटी का चयन अगेती, पछेती, मध्यम। पछेती चल रहा है। कितने लोगों ने अभी गेहूं नहीं बोया? बताएं जरा, गेहूं कितने लोगों ने नहीं बोया? कोई नहीं बोया। अब आप बताओ ये सीजन कौन सा चल रहा है?
दिसंबर चल रहा, पछेती का समय चल रहा है। अब गेहूं का आप जो अगेती वैरायटी क्या होगा, क्या होगा, कम पैदा, बढ़िया बताया इन्होंने। तो अब आप कौन सी वैरायटी का चयन करेंगे? आपके यहाँ K8906 जिसको हलना आप लोग कहते हैं, कौन कौन जानता है हलना वैरायटी? बहुत बेकार झारे लागत है। लेकिन पछेती में वही है K8906। कई वैरायटी है लेकिन हाँ, नहीं, हाँ बहुत सारी वैरायटियां हैं। हाँ भैया देखिए, TBW 303 का भी कर सकते हैं, ठीक है, 303 303 43 आता है, एक और आता है जो छोटा दाना होता है गोल गोल, तो वो देखना पड़ेगा प्रधान जी। तो ये कह रहे हैं, तो आप वैरायटी का पहले, हाँ 2285 बोया सकते, 2285 बो सकते हैं। वैरायटी का चयन करेंगे, मेथड का चुनाव करेंगे, मेथड से बोएंगे, सीड ड्रिल से बोएंगे, सीड ड्रिल या सुपर सीडर से। सुपर सीडर पे गवर्नमेंट के द्वारा 1,05,000 की सब्सिडी है। कोई भी किसान इसमें अगर ट्रैक्टर रखा हुआ है तो हम 1,05,000 उसके खाते में दे सकते हैं, सुपर सीडर उसको लेना होगा, ठीक है। और वो SMM योजना के तहत 5,000 मिलता है, ठीक। तो ये सरकार बढ़ावा दे रही है कि आप यंत्रों का चयन करें और अपनी खेती में श्रम को कम करें। तो श्रम कम कैसे होगा? जब यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे। दूसरा, हम अपने इनपुट को कम कर ही रहे हैं, जैसे खाद कम डाल रहे हैं, बीज कम डाल रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बिया ज्यादा डालने से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, जब तक हम उसको सिस्टम में, अब खाद आप डालते हो, ऐसे आप विश्वास मानिए, एक भी दाना आपके DAP का एक भी दाना आपके गेहूं के साथ नहीं खड़ा मिलेगा। मिल जाए तो बताना, पूरे खेत में ढूंढ के बताओ हमें, वो इधर उधर छिटका रहता है। दूसरा, आपका खाद कम हो गया, बीज कम हो गया, यहाँ आप हो गए। दूसरा, मान लीजिए फसल अवशेष पड़ा हुआ है, जैसे गन्ना आपने काट लिया है और उसमें गन्ने की पाती पड़ी हुई है। अब आपको जुताई नहीं करना, हमारा सुपर सीडर लेके कूद जाइए उस खेत में। वो क्या काम करेगा? पहले तो RPM ज्यादा होता है उसका रोटरी का, तो वो सारे उसको काट काट के सब छोटा छोटा कर देगा, मतलब एकदम मैदा बना देगा मट्टी को। और फिर पीछे तावा लगा है, जो कुछ बचा होगा वो 2-2 mm में काट के साथ में बेलन लगा हुआ उसका खाद और बीज का बीज, और फिर एक बेलन लगा हुआ पाटा लगाने वाला। यानी खेत चाहे जितना जंजाल पड़ा हो उसमें, हमें खुरपी नहीं लगा हुए है, सीधा खाद बिया डारेन बोई के निकल आए। और जितना फसल अवशेष रहे हुए का काम करी है, का एक सिंचाई करी हो तो वो का 3 सिंचाई के बराबर वो नमी बनाए रखी है, ठीक। दूसरा, वो सड़ के खाद बनाएंगे, मतलब उसमें जीवांश पैदा करेंगे, तो मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से गेहूं में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो पहला तो वैरायटी का चयन, समय से सिंचाई। पहली सिंचाई कितने दिन पे होती, कोई बता पाएगा किसान भाई? 21 दिन, बहुत सही। 21 से 25, हाँ बहुत सही। क्यों कहते हैं? ये क्रांतिक अवस्था होती है, मतलब बच्चा पैदा जब होता है तो उस दौरान उसकी देखरेख की बहुत आवश्यकता होती है, तब भी सिंचाई की नितांत आवश्यकता होती है उस समय। यदि आप 2 सिंचाई दे सके तो एक 21 दिन पे और एक मिल्किंग स्टेज पे, जब दाना ऐसे दबाओ दूध निकल आए, तो उस समय अगर पानी दे देते हैं तो मान लीजिए प्रोडक्शन प्लस में हो गया, ठीक है। समय पे जब हवा चल जाएगी, हाँ, गिर जाता हो। क्या चीज? जब दूध हवा तो सुनो, हाँ उसीलिए तो मैं बता, हवा काहे चलेगी, अब उसके लिए सुनिए, आपको बता रहे हैं। जब आपने आपसे क्या कहा था, सुपर सीडर से 4 सेंटीमीटर गहरी बुआई किया है हमने, पेड़ को आसानी से गिरा नहीं पाओगे आप, जब तक ठेला लेके उसका ठूसे नहीं कहीं। नहीं, बहुत है, आप गलत कह रहे हो, नहीं है। हमने इस बार कपासी में बोया गया है, आप लोग देखना चाहो तो देख लो, बहुत अच्छा जर्मिनेशन है। और पहले ही दिन वो जब बो के शेड्यूल से बोआ दीजिए, इनको एक बार दिखाइए, बिना देखे आप नहीं समझ सकेंगे, पुश कर दीजिए अब। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने किसान पाठशाला के द्वितीय दिवस में। और पहले दिन हमने आपको रबी की फसलों पे चर्चा की थी, और साथ में हमने आपको बताया था कि फसल अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, इन सब चीजों पे कल हमने चर्चा की थी। आज हमारा द्वितीय दिवस है, इसमें हम आपको आज FPO के बारे में बताएंगे। ये FPO क्या होता है, यदि कोई जानता हो तो बताने का कष्ट करे। कोई जानता है FPO? हम जानते हैं। क्या है प्रधान जी? फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, चलिए, किसान उपभोक्ता संगठन। हाँ,
प्रधान जी ने अच्छा बताया कि किसानों का ऐसा समूह या संगठन जो किसी कंपनी की स्थापना करता हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ। फिर 1956 का एक्ट था, कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की जहाँ स्थापना होती है, रिलायंस हुआ या जो भी कंपनी है, भारत की जो कंपनियां हैं जहाँ रजिस्टर्ड होती है वहीं आपकी संस्था रजिस्टर्ड होती है। इस कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कंपनी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप लोग असंगठित हैं। एक सर्वे में पाया गया था कि आपका जोतों का आकार छोटा है, यानी जो आपकी खतौनी है ना जमीन, उसका आकार छोटा है। अगर आकार छोटा है तो खेती करने में समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने टमाटर पैदा कर लिया, तो टमाटर अगर 5 किलो पैदा हुआ तो कैसे बेचेंगे उसको? समस्या तो आएगी ना, नहीं बेच पाएंगे। तो इसीलिए एफपीओ की अवधारणा आई। दूसरी बात, जैसे आपके पास 5 किलो टमाटर है तो आप मंडी में ले जाएंगे तो कौन सबसे पहले कौन मिलेगा वहाँ? ब्रोकर मिलेंगे, बिचौलिया। तो वो आपको नोचेंगे पहले। तो कई जगह से जब आप बिचौलिया सताता है और प्रोडक्शन आपका कम होता है तो हर तरीके की मार आपको पड़ती है और आपके प्रोडक्शन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपको कंपनी, जैसे अब अगर आप एफपीओ बना लेते हैं और एफपीओ के निर्माण में आवश्यकता क्या क्या है? 10 लोगों की आवश्यकता है। इसमें 5 डायरेक्टर होंगे। उन 5 डायरेक्टरों के अलग अलग काम होंगे। किसी का काम मीडिया का काम होगा, किसी का काम कोषाध्यक्ष का काम होगा जो लिखा पढ़ी कंपनी का रखेगा, किसी का काम विभाग की अन्य योजनाओं को लाकर इसमें समायोजित करना होगा। ऐसे सबके काम बट जाएंगे उन डायरेक्टरों के। और वो डायरेक्टर 10th पास अनिवार्य है, मतलब वो 10वीं पास होने चाहिए। और सदस्यों की संख्या असीमित हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपने एफपीओ का पंजीकरण कराया तो आप किस किस चीज से बचत पाएंगे? एक तो बिचौलियों से दूर हो जाएंगे। एक मिनट, ये बताइए कि जैसे एफपीओ संगठित कराने के लिए गठित करने के लिए हाँ संख्या न्यूनतम 10 है। हाँ 10 है। तो 10 में 10 पढ़े लिखे होने चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए? नहीं, 5 की तो अनिवार्यता है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे जिनको हम एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनकी आवश्यकता है कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि कई जगह कई मंचों पे मुख्य विकास अधिकारी के साथ में बहुत सारी जगह बैठना उठना होता है उनका। आप उनमें से किसी को लगाएंगे तो वो जरूरी है। 5 के लिए तो अनिवार्यता जरूरी है, बाकी के लिए अनिवार्यता नहीं। सदस्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं। सदस्य किसान हो सकता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ाएं प्रधान जी। हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था कि अगर हम मान लीजिए अशिक्षित हैं सारे लोग, तब उस स्थिति में क्या होगा? 10वीं पास तो मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे उसमें। तो इस तरीके से जब हमारी कंपनी का गठन हो जाता है 1956 के एक्ट के तहत, तो एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसमें मान लीजिए आपको मान लीजिए आपके लिए एक कंपनी बन गई। अब आपको टोमेटो केचप बनाना है। और केचप मार्केट में कितने रुपए किलो बिक रहा है, कोई बताएगा? खरीदा है किसी ने केचप? नहीं खरीदा। चलो हम तो खरीद रहे हैं, हमें जानकारी। 50 रुपए का 250 ग्राम का केचप, 150 ग्राम का केचप मिलता है, और वो भी अलग अलग कंपनियों की। इसमें सबसे अच्छा किसान का आता है, वो 50 रुपए का 100 ग्राम देता है। एमआरपी उसकी 60 रुपए की है। तो अगर 100 ग्राम केचप 50 रुपए का बिक सकता है, तो आपका टमाटर जब इफरात होते हैं 40 रुपए किलो, 5 रुपए किलो टमाटर आपका बिकता है। उस दौरान टमाटर का केचप बना के, और एक कंपनी आपकी बनी हुई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर से एक लाइसेंस इशू होगा, उसके बाद आप केचप की मार्केट में उतार सकते हैं। उसको आप 300 रुपए किलो तक बेचें आसानी से। ठीक है। 5 रुपए का माल कितने में बिका आपका? 300 का। जो वो कैसे किया आपने? कैसे? जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं वही चीज आपको भी करना है। बस फर्क यह है कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है हमारी भारत सरकार में, उन्होंने सर्वप्रथम जब अपना वित्त मंत्री का वो लिया था, स्पीक किया था इस मैटर पे, तो उन्होंने कहा था आई नीड टू 10,000 एफपीओ इन इंडिया। मुझे 10,000 एफपीओ की आवश्यकता है भारतवर्ष में अगर कृषि को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, एक सर्वे में उन्होंने पाया था कि हर हाल में छोटे किसानों को हमें जोड़ना होगा। और ये छोटे किसान जब जुड़ के, मान लीजिए अभी एक ग्राम सभा के क्या होता है, कोई एक फसल बताओ जो अच्छी होती है? गन्ने की होती है। अब हम आपसे बताते हैं, अगर आप सारे किसान मिल जाएं और एक नई वैरायटी लेके आए, कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से एक नई वैरायटी मिलेगी कैसे? अब जो आपका एफपीओ होगा वो एक पत्र बनाएगा, किसको? मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या को, कि महोदय मुझे मेरे एफपीओ में
1000 या 500 400 लोग हैं जिनको गन्ने की इस वैरायटी की आवश्यकता है और हम इस बीज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी बेचना चाहते हैं बीज बनाकर। तो तुरंत ये एक लेटर बना देंगे गन्ना अनुसंधान विभाग को कि आप इनको फला वैरायटी का बीज इतना मात्रा में उपलब्ध कराइए, वो भी विभागीय व्यवस्था में। मतलब अगर जो गन्ना विभाग की व्यवस्था है सब्सिडी वगैरह, वो व्यवस्था उस पर लागू होगी। ये नहीं कि बस खरीद ले आए और बेच दिए, ऐसा नहीं होगा। जो छूट होगी उसकी वो आपको मिलेगी। अब मान लीजिए मक्का, त्वरित मक्का कार्यक्रम हमारे यहाँ अयोध्या में इस बार चलाया जा रहा है, पिछली वर्ष से ही चल रहा है। अगर सारे लोग मक्का बोना चाहते हैं और मक्के की बीज को चाहते हैं तो आप जैसे ही एक पत्र आपका एफपीओ हमारे मुख्य विकास अधिकारी को देगा तो तुरंत उसका बीज निःशुल्क, जो बीज मार्केट में 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपए किलो है, वो बीज आपको निःशुल्क प्राप्त होगा। क्योंकि वो योजना में जब कोई चीज आ जाती है तो उस योजना का पैसा विभाग देता है, प्रोडक्शन आप करोगे, फायदा आप उठाओगे, कंपनी का कुछ नहीं लगा। कंपनी का कुछ लगा हो तो बताओ, आप केवल तो सदस्यता लिया है आपने, कंपनी में जाके आपने सदस्यता ले ली है। सदस्यता के वजह से कंपनी आपको क्या दे रही है, आपकी खेती के सारे इनपुट को उपलब्ध करा रही है विभाग से समायोजन करके। तो एक तो लाभ ये मिल गया। दूसरा, मान लीजिए इन केस आपकी गाड़ी यहाँ टमाटर फिट हो गया, अब आपको कर्नाटक में टमाटर बेचना है। बात समझिए हमारी, कर्नाटक क्यों बेचना है? क्योंकि कर्नाटक में टमाटर का रेट अच्छा मिल रहा है। आपने बैठ के रेट लिया सारी मंडियों का, दिल्ली और कर्नाटक, तमिलनाडु सब जगह रेट लिया, कर्नाटक हमें रेट अच्छा मिल रहा है। आपकी गाड़ी जो मालवाहक गाड़ी होगी वो ऑल इंडिया टोल फ्री होगी। जो आपकी गाड़ी होगी, सबकी गाड़ी नहीं है, व्यापारियों की गाड़ी नहीं है, ये आपकी गाड़ी है, ये एफपीओ की गाड़ी है। ये भारत सरकार का एक उसका प्रारूप लगा होगा उस पर कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको मंडी में एक स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। ये चाहे नवीन मंडी में ले लीजिए, चाहे दिल्ली मंडी में ले लीजिए, एफपीओ की परिकल्पना इतनी बड़ी है कि यदि आप सोचें तो लाखों को रोजगार दे सकते हैं। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी तो बहुत छोटी बात होगी, आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मतलब बस ये है कि आप कंपनी के प्रति संवेदनशील होइए और ईमानदारी से उस पर काम करना शुरू करिए। केवल बेईमानी की परिभाषा उसमें ना आए। और अगर कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ के एबव चाहता है तो भारत सरकार अपने मद से उसमें कुछ ग्रोथ फंड, इसको 50% अमाउंट कहते हैं, 50 लाख ऐसे डाल देती है कि वो आप अपनी कंपनी को ग्रोथ कराएं। और वो लेती नहीं आपसे, वो इसलिए कि एफपीओ आगे बढ़े, कि छोटे किसानों का समूह है, ये आगे बढ़े। और संख्या, और सुनिए, अगर संख्या 500 प्लस हो जाती है तो भारत सरकार की व्यवस्था में इस समय शिवराज चौहान जो है हमारे कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, उनके साथ आपको बैठने का मौका मिलता है और उनसे आप अपना विचार विमर्श कर सकते हैं कि सर हमें इस योजना के तहत, या हमें हमारी ग्राम सभा को ये चाहिए, या हमारे एफपीओ को ये चाहिए, वो आपको इमीडिएट मिलता है। आप देखिए, हमने अभी एक बीसी हुई थी, या कई बार आपने देखा होगा, शिवराज चौहान जी सामान्यतः किसानों के बीच में टहलते रहते हैं और वो यही संदेश देते हैं कि आप एफपीओ बनाएं। तो ये एफपीओ का एक तो ये हो गया। दूसरा, टमाटर अभी मैंने कहा था कर्नाटक जा रहा है आपका, कर्नाटक या तमिलनाडु, वहाँ आपने टमाटर बेचा और उधर क्या मिलता है कुछ बताएंगे कोई? केरल में क्या होता है ज्यादातर? नारियल ज्यादा होता है। आ गए आप, नारियल हमारे पिताजी अभी गए थे, मुझे तो केरल नहीं गया। हाँ, नारियल पिताजी कह रहे थे वहाँ 5 रुपए दे दो और मतलब एक नारियल तुरंत ताजा काट के आपको दे देते। अगर उनको 5 रुपए में एक ठेला वाला पिला रहा है तो उसका जो होलसेल रेट होगा वो क्या होगा, अनुमान लगाइए आप। 2 रुपए, चलिए हम 2 रुपए मान लेते हैं। अगर एक नारियल आपको 2 रुपए में मिलता है, आपकी गाड़ी यहाँ से गई है लोड होके, उधर से उसी गाड़ी पे 2 रुपए के रेट से नारियल लगवा दीजिए और सारे मंडियों में ऐसे गिरवाते चले जाइए 10 रुपए के, 10 नहीं 30 रुपए के रेट से। 150 ये लोग बेचते हैं, 80 के नीचे कोई नारियल नहीं दे रहा बाजार में। ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय क्या है कि आपके लागत में एफपीओ कमी करवा रहा है। लागत में कमी कैसे हो रही है? योजनाओं का समायोजन है ना, और सरकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं जो उसमें समायोजित हो रही हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूं आया था, अगर आपके यहाँ एफपीओ होता तो विश्वास मानिए आपको गेहूं का बीज 23 रुपए किलो और कुछ बीज निःशुल्क मिलते, 10, 20, 50 कुंटल तक। 23 रुपए किलो भी गेहूं का बीज अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। कौन उस एफपीओ के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा कि अगर गेहूं का बीज 23 रुपए किलो उसको मिल रहा है? कैसे मिलेगा वो? ये लिखते हैं मुख्य विकास अधिकारी को। कैसे कोई योजना मुख्य विकास अधिकारी से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो इसका सीधा चैनल था। जब भी कोई विकास की बात होगी तो हमारे एफपीओ को वहाँ दर्जा दिया जाता है विकास भवन में, बैठने के लिए उनकी अलग कुर्सी लगाई जाती है।
कि फला एफपीओ के मालिक हुए। तो इस हिसाब से एफपीओ एक बड़ा संस्थान बना सकते हैं और आप सारे किसान एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आप कुछ कर दें उसको।